नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हम में। आज हम कलिंग के बारे में पढ़ेंगे। कलिंग का शासक खारवेल और उसके हाथी गुम्फा अभिलेख के विषय में जानेंगे। तो ये जो कलिंग का राज्य है, जैसा कि हमको पता है कि अशोक ने एक बहुत भीषण युद्ध किया था और इस राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। किंतु अशोक की मृत्यु के बाद उसके निर्बल उत्तराधिकारी होते हैं, जिसके समय में ये जो कलिंग है, ये राज्य अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है। और इस पूरी जो इतिहास है कलिंग का, इसकी जानकारी हमको सिर्फ एकमात्र स्रोत से मिलती है, जो कि हाथी गुम्फा अभिलेख जिसको कहते हैं, जो कि हमको उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास एक उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, जहाँ पे गुफा में ये लेख हमको अंकित मिला है, जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व की अगर मैं बात करूं, यानी कि अशोक के पहले भी इस पूरे भारत में जो क्षेत्र था, ये महाजनपद काल कहा जाता था। और यहाँ पे चेदी महाजनपद था। यहाँ पे बुंदेलखंड और सीमावर्ती क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी जो थी ये शुक्तिमती थी। अब ये कहा जाता है कि जो कलिंग का राजा खारवेल हुआ है, ये इसी चेदी वंश का था। और मौर्यों की शक्ति में निर्बलता आने के कारण पहली शताब्दी ईसा पूर्व इसी चेदी वंश ने एक शाखा कलिंगा पर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देती है। इस वंश का संस्थापक महामेघ वर्मन था। किंतु इसका खारवेल जो था वो सबसे अधिक शक्तिशाली शासक हुआ, और ये इसका तीसरा शासक है। खारवेल का भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों में एक हाथी गुम्फा अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो कि ये उदयगिरी की पहाड़ियां हैं। बाईं तरफ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये जो पहाड़ियां हैं, वहां पे गुफाएं बनाई गई हैं, और वहीं पे हमको ये दाहिनी तरफ एक लेख आपको दिख रहा होगा, एक लेख अंकित है, जिसको शायद हम और आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ये जो लेख है, इसकी लिपि है ब्राह्मी। हालांकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेख को फिर से देखिए एक बार। ये जो लेख है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, और इसकी जो भाषा है वो प्राकृत है। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है अभिलेखों की जो भाषाएं हैं, या उसकी किस लिपि में उसको लिखा गया है। ये बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं यहाँ से, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा है। 17 पंक्तियों का ये एक लेख हमको यहाँ पे मिलता है। यद्यपि ये जो लेख है, इसमें कोई तिथि का हमको उल्लेख नहीं है, ना तो इस लेख को किसने लिखा इसका कोई उल्लेख है, लेकिन लिपि शास्त्र के आधार पर इसको करीब पहली शताब्दी ईसा पूर्व का माना गया है। बिशप स्टर्लिंग एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी सबसे पहले 1825 में। 1825 ईस्वी में ये लेख खोजा गया, तब ये सामने आया, और उसके बाद हमको इसी लेख के आधार पर इसका इतिहास पढ़ने का मौका मिलता है। इस लेख को, अभिलेख को सर्वप्रथम प्रिंसेप ने पढ़ा था, लेकिन वो गलतियों से भरा हुआ था। उनका जो उन्होंने जो इसका वाचन किया वो बहुत ज्यादा गलतियों से भरा हुआ था। और 1880 में राजेंद्र लाल मित्र ने इसका अर्थ प्रकाशित किया, किंतु वो भी अपूर्ण था। 1885 में जब कनिंघम और भगवान लाल इंद्र ने इसका सही अर्थ पढ़ा, अब उनको यहाँ पे समझ में आया ये जो राजा की बात हो रही है कोई और नहीं बल्कि खारवेल की बात हो रही है, और उन्होंने खारवेल का नाम वहां पे सही ढंग से प्रस्तुत किया है। ये लेख एक प्रशस्ति के रूप में है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेस किया गया है, पोएटिक फॉर्म में है, जिसमें खारवेल के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन है। अभिलेख में खारवेल की जो उपलब्धियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। उसके पूरे शासन काल के विषय में हमको बताया गया है कि किस तरह से प्रथम वर्ष उसने क्या किया, द्वितीय वर्ष क्या किया, इस तरह से करते करते 13 वर्ष तक उसने जो शासन किया है उसके बारे में ये लेख हमको जानकारी देता है। तो प्रथम वर्ष, ये लेख बोलता है कि जो प्रथम वर्ष हुआ खारवेल का अपने शासन में, उसने जितने तूफान में नष्ट हुए भवन थे उसकी मरम्मत कराई, बहुत सारे तालाब बनाए, और बहुत सारे उद्यान यानी कि गार्डन्स वगैरह उसने बहुत ज्यादा निर्माण कराया है, और प्रजा के मनोरंजन के लिए उसने 35 लाख मुद्रा खर्च की। तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं वो निर्माण करता है बहुत अच्छा। दूसरे वर्ष शतकर्णी की परवाह ना करते हुए उसने पश्चिम में सेना भेजी। अब इसके विषय में पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे सातवाहन वंश का जो शासन था, उसमें शातकर्णी, ये जो शातकर्णी गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में शायद ये चर्चा हो रही है। हालांकि संदेहजनक है, लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने माना है कि समय के आधार पर अगर हम इसकी समीक्षा करें तो ये कहीं ना कहीं गौतमी पुत्र शातकर्णी का यहाँ पे पश्चिम में शासन था, और वो एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था जिसने शकों को भी हराया था। इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने मेरा वो लेक्चर ना देखा हो जिसमें मैंने शक सातवाहन के ऊपर चर्चा की थी, तो आप उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक ऊपर दिया हुआ है। तो किस तरह से उसने इतने शक्तिशाली शासक की परवाह किए बिना खारवेल ने अपनी सेना को पश्चिम में भेजा। हालांकि इसको बहुत ज्यादा यहाँ पे उपलब्धि हासिल नहीं हुई, बहुत ज्यादा उसको सफलता नहीं मिली, क्योंकि ये जो उसका पूरा का पूरा हाथी गुम्फा अभिलेख है बहुत ज्यादा उसको प्रेस करता है हर एक छोटे छोटे कार्यों के लिए। यहाँ पे एक उसको जस्ट इतना दिया हुआ है कि उसने केवल पश्चिम में सेना भेजी। यदि उसको वहां पे सफलता मिली होती, उसको विजय मिली होती खारवेल को, तो जरूर इसको बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया होता। हालांकि ये ऐसा लगता है, इतिहासकारों का मानना है कि ये मात्र एक धावा मात्र रहा होगा, और उसने बहुत ज्यादा क्षेत्र विजित नहीं किए होंगे। और शतकर्णी ने जो अश्वमेध यज्ञ किया वो भी शायद इसी के लिए किया कि खारवेल उसको परास्त नहीं कर सका था। उसके बाद आते हैं चौथे वर्ष में इसके शासनकाल के। हालांकि
पूरे 13 वर्षों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ही हम चर्चा करेंगे। तो दूसरे के बाद चौथे वर्ष की हम चर्चा करते हैं। चौथे वर्ष में खारवेल ने बरार के भोजकों और पूर्वी खानदेश पर सफल सैन्य अभियान किए और उन्हें पराजित करके उनके बहुत सारे रत्न और धन को छीन लिया। पश्चिम भारत में उनका एक बहुत शक्तिशाली राज्य था। ये जो भोजक है और जो खानदेश के जो जितने भी राज्य हैं बहुत शक्तिशाली हैं। और यहाँ पे रक्षकों और भोजकों का जो उल्लेख है ये अशोक के हमको लेख में भी मिलता है। ये कहीं ना कहीं मौर्यों की स्वाधीनता को स्वीकार करते थे और सातवाहन वंश शासकों के साथ इनके बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध भी थे। जैसा कि हमको पता है कि गौतमी पुत्र जैसा कि हमको पता है जो सातकर्णी प्रथम है उसकी जो पत्नी थी नागनिका वो भी महारठी वंश की कन्या थी। तो इस प्रकार जो खारवेल ने उन्हें पराजित किया ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक उपलब्धि उसकी मानी जा सकती है। फिर 5वें वर्ष में नंदराज द्वारा 300 वर्ष पूर्व खुदवाई गई नहर को राजधानी तक लेके आया। अब ये जो नंदराज है इसके विषय में थोड़ा सा मतभेद है कि ये क्या वही नंदराज है जो कि नंद वंश में महापद्म नंद है या कोई स्थानीय शासक है। हालांकि 300 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 300 वर्ष पूर्व नहर खुदाई गई। तो यहाँ पे हमको नहर खुदवाने का एक साक्ष्य मिलता है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। नहर खुदवाने का साक्ष्य हमको मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में और ये 300 वर्ष पुरानी की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है शायद ये मौर्यों के पहले जो कि नंद शासक थे उनकी बात कर रहा होगा 300 ईस्वी ईसा पूर्व या 400 ईसा पूर्व। और क्योंकि ये खुद ही पहली ईसा पूर्व में है तो ये राजधानी तक नहर लेके आया, इरिगेशन के ऊपर ध्यान दे रहा है। छठे वर्ष सब प्रकार के लाखों करों को इसने माफ कर दिया। वेलफेयर स्टेट की यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हो रही है। कहीं ना कहीं इसकी तुलना यहाँ पे अशोक के बाद के जीवन से भी कर सकते हैं। जब मैं इसका मूल्यांकन करूंगा तो इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। 8वें वर्ष जो है गोरखगिरी, गोरखगिरी जो है वो नागार्जुन की जो गुफाएं हैं वहीं की बात हो रही है। गोरखगिरी पर विशाल सेना लेकर आक्रमण किया और खारवेल के डर से यमनराज दिमित मथुरा भाग गया। अब ये जो यमनराज दिमित है इसके ऊपर भी थोड़ा सा मतभेद है कि ये कौन है, डेमेट्रियस है या कोई और है यमन राजा। हालांकि मथुरा भाग गया इसका ये उल्लेख हमको मिलता है। और यवनों का जो आक्रमण हो रहा था जैसा कि हमको पता है पोस्ट मॉडर्न एज के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, यवनों का आक्रमण होना शुरू हो जाता है और ये यहाँ पे उल्लेख करता है कि यमन राज दिमित जो है वो मथुरा भाग जाता है। 11वें वर्ष उसकी सेना ने यानी कि खारवेल की सेना ने दक्षिण की ओर जाकर तमिल संघ का भेदन किया। अब ये तमिल संघ की बात जो कर रहा है ये शायद कोई साउथ इंडिया में यानी कि दक्षिण भारत में ऐसा संघ बना होगा जिसमें जो पांडे राज हैं या इन सब ने मिला के एक संघ बनाया होगा इसके अगेंस्ट, खारवेल के अगेंस्ट। तो इसने इसका भेदन किया। 12वें वर्ष उत्तरापथ के राजाओं को भयभीत किया और मगध नरेश बृहस्पति मित्र से अपनी चरण वंदना करवाई। तो ये जो मगध नरेश, अब ये मगध नरेश बृहस्पति मित्र है इसके ऊपर ही बहुत ज्यादा मतभेद है कि बृहस्पति मित्र कौन है। ये क्या अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ है या कोई और शासक है या कोई मगध का स्थानीय कोई ऐसा राज्यपाल है, कौन है, इसके ऊपर मतभेद है। लेकिन ये जरूर क्लियर हो जाता है कि इसने उत्तर भारत में भी अपने वर्चस्व को कायम कर लिया होगा। नंदराज द्वारा कलिंग से ले जाई गई जिन की मूर्ति के साथ ये मगध से बहुत सारी संपदा भी लेके आ गया। यानी कि बहुत पहले की बात है कि नंदराज जो है वो कलिंग से जिन की मूर्ति ले गए थे। तो ये अब जो आक्रमण करता है तो वहां से जिन की मूर्ति को भी लेके आता है, साथ साथ मगध की बहुत सारी संपदा भी ले आता है। 13वें वर्ष आश्रयहीन अरहतों के लिए विश्राम स्थल के लिए गुफाएं उत्कीर्ण करवाई और जैन मुनियों को अनुष्ठान पूर्ति पर रेशमी वस्त्र प्रदान किए। तो रेशमी वस्त्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से रेशमी वस्त्र का भी उल्लेख मिल रहा है हमको और ये सिंबल है कहीं ना कहीं कि रेशमी वस्त्र देना मतलब अपनी जो उसने इतनी उपलब्धियां हासिल करी हैं उसको कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। उसके प्रारंभिक जीवन में थोड़ा सा प्रकाश पड़ता है, हालांकि बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा हाथी गुम्फा अभिलेख में, 17 पंक्तियों का ये अभिलेख है। तो उसके प्रारंभिक जीवन में जो प्रकाश पड़ता है वो कुछ ये है कि खारवेल को उसने कलिंग का तीसरा शासक बताया है हाथी गुम्फा अभिलेख में और जन्म से लेकर 15 वर्ष तक उसे राजकुमारों की तरह हर प्रकार की शिक्षा दी गई थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। और 15 वर्ष की अवस्था में खारवेल जो है ये युवराज बना और 9 वर्षों तक उसने प्रशासनिक कार्य किए। तो 9 वर्षों तक केवल वो युवराज की तरह रहा है और 24 वर्ष की आयु में उसका राज्याभिषेक होता है और वो राजा बनता है। तो उसकी उम्र हो जाती है 24 वर्ष। प्रशासनिक कार्य पहले ही कर चुका है इसलिए उसको अनुभव है और अनुभव के साथ ये राजा बनता है। इसकी धर्म के ऊपर थोड़ी सी चर्चा, हालांकि एकदम क्लियर है कि खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था क्योंकि उसने जैन मुनियों को बहुत सारे आराम गृह बनवा के दिए थे। हाथी गुम्फा लेख में भी हमको ऐसा समझ में आता है कि इसका उद्देश्य था कि उदयगिरी की पहाड़ियों पर बनवाए गए ऐसे ही निवासों को सुरक्षित रखा जाए, इसीलिए वहां पे शायद ये लेख खुदवाए गए होंगे और ये पहाड़ियां जिससे कि सुरक्षित रहे इसलिए लेख खुदवा दिए, राजाज्ञाएं खुदवा दी। जैन होते हुए लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था
और हाथी गुम्फा लेख से पता चलता है कि उसने सभी देवताओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्ट है। हाथी गुम्फा लेख से हमको पता चलता है कि उसने सभी देवताओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। इससे हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि वो सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था। तो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से प्रश्न अगर बनेगा यूजीसी नेट या फिर यूपीएससी में तो किस तरह से बनेगा। असर्शन रीजनिंग का ये प्रश्न यहाँ से बहुत ही आराम से बन सकता है। आपको असर्शन में दे देगा कि खारवेल जो है वो जैन होते हुए भी सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था, और रीजन में दे देगा, यानी कारण में दे देगा कि हाथी गुम्फा लेख से पता चलता है कि उसने सभी देवताओं के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। तो ये दोनों ही जो सेंटेंस होंगे दोनों सही होंगे और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। और अगर यहाँ से प्रश्न बने तो इसके धर्म के ऊपर प्रश्न बन सकते हैं, उसकी विजयों के ऊपर प्रश्न बन सकते हैं। खारवेल का अगर मैं मूल्यांकन करूं तो आपको समझ में आता है कि ये महान विजेता था। बहुत सारे उसने लोकोपकारी कार्य किए, जैसे कि उसने कर जो था वो मुक्त कर दिया, बहुत सारी नहरें खुदवाई, इरिगेशन के ऊपर ध्यान दिया, महान निर्माण का कर्ता भी था और धर्म सहिष्णु एक शासक था। स्वयं ये बहुत विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। विद्याधर को इसने आश्रय दिया है और अभिलेख से उसे अभिलेख जो है उसमें उसे राजर्षि कहा गया है। खारवेल ने 13 वर्ष शासन किया, किंतु उसकी मृत्यु किस तरह हुई इसकी सूचना हमको इस हाथी गुम्फा अभिलेख में नहीं मिलती, और इसके अलावा और कोई भी ऐसा स्रोत भी नहीं है जिसकी आधार पे हम इसके बारे में अध्ययन कर सकें। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद उसका जो शक्तिशाली साम्राज्य था वो छिन्न भिन्न हो जाता है, और इसके विषय में हमको बहुत ज्यादा इसके अलावा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो ये जो पूरा का पूरा इतिहास है कलिंग का, ये खारवेल के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। खारवेल के बाद और उसके पहले के शासक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि ये पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और प्रतीक्षा करें मेरे आने वाले अगले लेक्चर्स की। और मैं अब मुगल काल के ऊपर कुछ लेक्चर लेके आने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे ये कह रहे हैं कि आप मुगल काल के ऊपर भी लेके आए, तो मैं उसके ऊपर भी कुछ नए लेक्चर लेके आऊंगा। और मिलता हूँ आपसे मैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।